हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये एग्जाम की तैयारी इसलिए की जा रही है कि आपको कई बार बताया जा चुका है कि आपका जो एग्जाम हुआ था अभी यूपी पुलिस का वो कैंसिल हो गया, यानी रद्द हुआ पेपर लीक की वजह से। और हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं आपका जीके और जीएस का। ठीक है, ये जीके जीएस का हम लोग तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो वेटेज है आपको देखने के लिए मिलता है आपके एग्जाम में 38 नंबर का आपका एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये जो 38 नंबर का सवाल होता है इसमें आपको देखने के लिए मिलता है स्टैटिक जीके से, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आता है और आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका होता है मॉडर्न हिस्ट्री होता है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद जियोग्राफी से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, जियोग्राफी देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी का भी इसमें आता है, क्योंकि देखिए अब तक हम लोग जो है 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिससे आपको पता लग गया होगा कि किस किस जगह से कैसे कैसे एग्जाम जो है पूछ रहा है सवाल। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री और आधुनिक भारत जो है यह दो जो सेगमेंट है आपके इतिहास का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखने का क्या काम करेंगे कि यूपी जो जीके है, यूपी जीके यानी यूपी स्पेशल का जो जीके है वो, और यूपी स्पेशल रूप से आपका करंट अफेयर्स, इतनी चीजें आपके एग्जाम में जीके और जीएस से पूछी जाएगी। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो 38 नंबर का क्वेश्चन होगा इसमें 1/4 का जो निगेटिव मार्किंग भी होता है, ये चीज को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर को होता है, ये चीज भी आप याद रखिएगा। यानी कि 38 दूना अगर देखा जाए तो 8 16 6 में 1 2 3 6 1 7 यानी 76 आपका जो जीएस देखने के लिए मिलता है वह 76 नंबर का होता है। ठीक है, और माइनस मार्किंग आपको 1/4 देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये 15 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको 20 सवाल देखने के लिए मिलेगा और वो 20 क्वेश्चन जो है उसका एनालिसिस भी किया जाएगा। जिस क्वेश्चन को कई बार एनालिसिस किया जा चुका है उसके लिए आपको उतना टाइम खराब नहीं किया जाएगा, और जो आपको नया क्वेश्चन लगेगा उसको नोट करिएगा, आप अपने कॉपी में नोट करिएगा और उसके एनालिसिस के साथ जो है आप अपने नोटबुक या बुक के माध्यम से उसको रिवाइज करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सेशन के पहला सवाल क्या कह रहा है इसको पढ़िएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि जो अशोक था वह किस राजवंश के राजा थे यानी शासक थे। ठीक, अशोक की बात की जाए उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि एक वंश था मौर्य वंश। क्या? मौर्य वंश। ठीक है दोस्तों, और मौर्य वंश से पहले भी आपको देखने के लिए मिलता है जो वंश था वो था नंद वंश। कौन सा वंश दोस्तों? नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश में एक राजा हुआ करते थे जो अंतिम राजा थे जिनका नाम था घनानंद। घनानंद, और ये घनानंद जो है इन्हीं के दरबार में पहुंचते हैं चाणक्य। कौन दोस्तों? चाणक्य। जब चाणक्य घनानंद के दरबार में पहुंचते हैं तो उस समय वह आगाह करते हैं कि ये जो नंद वंश है इस पे आक्रमण किए जाने की संभावना है, ऐसा वो बताते हैं घनानंद से। लेकिन घनानंद सोचता है कि मैं तो राजा हूं, मुझे ये पंडित जो है चुरकी बांधे हुए, सखा बांधे हुए जो है वह मुझे क्या सिखा रहा है। उन्होंने उनका बहुत ही अपमान किया भरी सभा में, और वहीं पर चाणक्य जो है अपनी सखा को, यानी अपनी जो यहाँ सर के ऊपर जो चुरकी रख, मतलब सिंपल वे में बोला जाता है चुरकी यानी सखा को बांधते हैं और बोलते हैं मैं इसको तब तक बांधे रखूंगा जब तक मैं इस नंद वंश को समाप्त नहीं कर देता। इसके बाद वो ये सब करके यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो रहता है वो खेलता हुआ दिखता है उनको। इस बच्चे को जो इन्होंने अपने पास बुलाते हैं और उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा दे करके वह जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक, फिर आगे चलकर यही जो लड़का था इसका नाम पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और यही चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है, किसके सहयोग से? तो चाणक्य के सहयोग से। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी मौर्य वंश में एक शासक हुए जो अशोक नाम के थे। क्या नाम था? अशोक। और मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे महान राजा यानी शासक आपको कहा जाता है तो वो होता है अशोक ही है। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को जो आंसर आपको सही निकल के आएगा वह मौर्य वंश होगा। यानी जो ये अशोक था वो किस राजवंश का शासक था? तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वह मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से इतना फैक्ट देख लीजिएगा, और चीजें आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा डीप में। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी
और ये जितना भी विस्तार में दिया गया है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, सम्राट अशोक जो है विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य साम्राज्य यानी राजवंश के महान सम्राट थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि यह पूरे मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा थे और सम्राट अशोक ने 269 ईस्वी से ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक उत्तर में हिंद कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण मैसूर तक, ये चीज याद रखिएगा, तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक संपूर्ण भारत पर शासन किया। कहां कहां किया ये चीज आप देख लिए कि जो अशोक सम्राट था उसने उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणी, जो उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणी देखने के लिए मिलती है, वहां से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण मैसूर तक, और पूर्व में अगर देखा जाए बांग्लादेश, जो आपका यहाँ पे ऐसे मैप देखना मिलता है, यहाँ पर बांग्लादेश है, तो पूर्व में बांग्लादेश जो है आपका से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक संपूर्ण भारत पर शासन किया था। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा। और जो इन्होंने सम्राट अशोक था वह अपने विस्तृत साम्राज्य के कौशल प्रशासक तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है जाना जाता था। ठीक है, और सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य महाद्वीपों पर, पूरे एशिया के साथ साथ और अन्य महाद्वीपों में भी बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार कराने का काम किया था। और अशोक के जो आपको शासन की जानकारी है उनके द्वारा लगवाए गए विभिन्न स्तंभों एवं शिलालेखों से मिलती है। तो अगर ये सवाल आपके एग्जाम में मिलता है कि अशोक के बारे में कहां से जानकारी मिलती है, किस प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है, तो आप लोग याद रखिएगा कि वो जो स्तंभ लगवाया था यानी शिलालेख उस पर लिखवाया था, उसके माध्यम से अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और कलिंग युद्ध जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध था उसमें ज्यादा हताहत हुआ था, खून की नदियां बही थी, वह किसके राज्य में हुआ था? तो उस समय शासक कौन था? अशोक आपका था, मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको अगर इसको पढ़ना है तो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आप वहां से ये चीजें पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आप लोग पढ़िएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? क्या पूछ रहा है? जामा मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? क्या गुरु रामदास ने किया था, या फिर आपको देखने के लिए मिलते हैं शाहजहां ने किया था, या फिर राव जोधा जी ने किया था, या फिर महात्मा गांधी ने किया था? तो बताइए, जो जामा मस्जिद है यह मुगल साम्राज्य में बनाई गई ये क्या थी? मस्जिद थी। किस साम्राज्य में? मुगल साम्राज्य में। मुगल साम्राज्य के बारे में आप लोगों को पता ही है, जो आपका लोधी वंश था, इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है 1526 में भारत में। उसके बाद वह 4 साल तक शासन करता है, उसके बाद हुमायूं आता है, हुमायूं बाद अकबर, फिर जहांगीर और शाहजहां देखने के लिए मिलता है। जो चौथे नंबर का राजा रहता है उसका नाम होता है शाहजहां। ये वही शाहजहां था जिसने ताजमहल बनवाने का काम किया, ताजमहल। और एक चीज याद रखिएगा कि ये वही शासक है जिसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपको बी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या? बी इज द करेक्ट हो, यानी जामा मस्जिद का जो निर्माण है वह किसने करवाया था? तो आपके ये जो मुगल साम्राज्य के चौथे शासक थे शाहजहां, इन्होंने करवाया था। ठीक है, तो देखिए जामा मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने करवाया था। यह पुरानी दिल्ली में स्थित है, यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगर एक सवाल आपसे ये भी पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो आप बताने का काम करिएगा कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वह आपको देखने के लिए कौन मिलती है? तो जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? तो ये भी आप लोग अगर देखने का प्रयास करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह पुरानी दिल्ली में, कहां पे है? पुरानी दिल्ली में। ठीक है, तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सम्राट शाहजहां ने करवाया। ठीक, और यह कहां पर स्थित है? पुरानी दिल्ली में स्थित है। यह चीज देख लीजिएगा आप लोग, पुरानी दिल्ली में स्थित है, और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मराठा साम्राज्य यानी आधुनिक भारत से संबंधित यह सवाल है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग पढ़िए।
और पढ़ करके अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करिए कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। जो मराठा साम्राज्य है इसका दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? कौन सा संस्थापक? दूसरा संस्थापक किसका? मराठी साम्राज्य का। यानी मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? ये आप लोग बताने का काम करेंगे कि क्या बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, या फिर आपका बालाजी बाजीराव को, या फिर बाजीराव प्रथम को, या फिर माधवराव को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? देखिए, जो मराठा साम्राज्य था यह अंग्रेजों के समय में बहुत ही ताकतवर तरीके से अपना साम्राज्य जो है स्थापित करता था, मतलब चलाता था। और इसमें कई लोग हुए थे, बालाजी विश्वनाथ हुए थे, बालाजी राव भी थे, बाजीराव थे, माधवराव, ये लोग कहाँ के थे? मराठा साम्राज्य के महान शासकों में एक थे। लेकिन मराठा साम्राज्य जो है उसके दूसरे संस्थापक कौन थे? तो ये बताने का काम अगर आप करेंगे तो देखेंगे कि जो बाजीराव थे, कौन? बाजीराव देखने के लिए मिलते हैं, बाजीराव प्रथम, यह मराठा साम्राज्य के दूसरे क्या थे? संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। ये जो कह रहा है कि बालाजी जो प्रथम थे, कौन? बालाजी प्रथम। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात, किसके? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र पेशवा, कौन? पेशवा बाजीराव, यानी पेशवा बना। इन्हें ही मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। किसको? बाजीराव पेशवा को। ठीक। और बाजीराव प्रथम एक योग्य कूटनीतिज्ञ एवं सेनापति थे। उन्होंने अपने प्रयासों द्वारा मराठों को, किसको? मराठों को भारत की प्रथम श्रेणी की शक्तियों में ला खड़ा किया था। किस शक्तियों में? प्रथम श्रेणी की शक्तियों में ला करके खड़ा किया था। किसने? तो आपको देखने के लिए मिलते हैं, कौन? बाजीराव प्रथम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम से जितने भी संबंधित फैक्ट थे ये आपको बता दिया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो पीडीएफ के माध्यम से इसको चीज को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आधुनिक भारत से संबंधित सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा आपके आधुनिक भारत में। किसमें दोस्तों? आधुनिक भारत में देखने के लिए मिलता है। आधुनिक भारत में भी आपको गांधी युग में देखने के लिए मिलेगा। इसमें गांधी युग के बाद। ठीक है, क्या सवाल कह रहा है? सवाल को पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि सीमांत गांधी, कौन से गांधी? सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये बताने का आप लोग प्रयास करिएगा कि जो सीमांत गांधी है किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है सीमांत गांधी? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या सही होगा? क्या शेख अब्दुल्ला, या मनीलाल गांधी, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो देखिए, अगर हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये आपके कौन है? आपको पता होना चाहिए कि यह इन्होंने जो है 1905 में कांग्रेस की क्या की थी? कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब? 1905 में। अच्छा, उस समय तब बंगाल विभाजन भी हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय कौन था? वो आपको देखने के लिए मिलता है लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। ठीक, तो इतने चीज आप याद रखिएगा। और जो सीमांत गांधी है वह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है नमक सत्याग्रह के दौरान। किसके? नमक सत्याग्रह के दौरान पश्चिम में प्रांत में सत्याग्रह का नेतृत्व गफ्फार खान ने ही किया था। कहां पे? पश्चिम में। किसने किया था? तो गफ्फार खान ने किया था। इसके लिए उन्होंने लाल कुर्ता, कौन सा? लाल कुर्ता आंदोलन भी चलाया था। ठीक, और इस आंदोलन को खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको पूछे कि खुदाई खिदमतगार किसने आंदोलन चलाया था तो आप बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। और एक चीज याद रखिएगा कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है ये कौन सा एक सत्याग्रह चलाए थे?
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो नमक सत्याग्रह के दौरान जो है पश्चिम में यह नेतृत्व किए थे। ठीक है, और इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, जो कौमी आजादी है, क्या कौमी आजादी के लिए इन्होंने कांग्रेस तथा गांधी जी के साथ सक्रिय भागीदारी की और लाल कुर्ता दल ने इन्हें क्या कहा, फरव ए अफगान की उपाधि से नवाजा। ठीक है, इस फैक्ट से इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और इस फैक्ट को, ये जो आपको फैक्ट दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके आंसर को डीप एनालिसिस में जाइए। ठीक, और बाकी ऑप्शन के माध्यम से आप उसको सही करिए और बार बार रिवाइज करने का प्रयास करिए। आपका एग्जाम 100% बेहतर होने का 100% चांसेस है। ठीक है, अब ये अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा, बहुत प्यारा सवाल है। जो वुड का डिस्पैच है, क्या वुड का डिस्पैच किसके बारे में, हाँ, यानी जो वुड है वह किसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, जो वुड का डिस्पैच है वह भारत में शिक्षा के ऊपर आया था। किसके ऊपर, कि इंडिया में शिक्षा किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से इंडियन लोगों को शिक्षा दिया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, ताकि वह जो है प्रशासन में, राजनीति में, आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से जो है सहयोग कर सके। ठीक है, तो क्या वुड का डिस्पैच उद्योग में था, सेना में था, या शिक्षा, या फिर आपको कृषि में देखने के लिए मिलता है। तो आपको बता दें कि जो वुड का डिस्पैच था वह आपको शिक्षा में देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्या, शिक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए, चार्ल्स वुड, पूरा नाम उनका क्या था, चार्ल्स वुड। ठीक है, इनका डिस्पैच जो है 1854 में, कब, 1854 याद रखिएगा, 1854। ठीक, और आपको देखने के लिए मिलता है कि आपका जो 1853 था, इसमें क्या हुआ था, ये चीज आप नोट करिएगा, नोट करके बताइएगा, शिक्षा से संबंधित था। ठीक, और वुड डिस्पैच के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी से, वुड डिस्पैच से ही भारत के शिक्षा का जो है नींव डली थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग देख लिए कि शिक्षा से संबंधित था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि हमारे संविधान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको पढ़िएगा और आंसर करने का प्रयास करिए कि जो भारतीय संविधान है, क्या दोस्तों, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, समानता, इक्वलिटी और बंधुत्व के सिद्धांत जो संविधान के किस देश से लिए गए हैं, किस देश से एडॉप्ट किए गए हैं, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है तो आप बताने का प्रयास करिए। क्यों, क्योंकि मैं अब तक जो भी 15 यानी 15 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है आपका सेशन, इसके पहले हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उन 14 प्रैक्टिस सेट में संविधान का कम से कम ये जो है 2 से 3 बार सवाल जो है रिपीट हो चुका है। और आपका कर्तव्य बनता है कि इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है किस संविधान के, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो क्या फ्रांस के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, या फिर कनाडा के संविधान से, या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, आपको बता दें हम आपको कि जो भारत में एक गणतंत्र, गणराज्य के रूप में जो है भारत जाना जाता है, किसके रूप में, गणराज्य के रूप में। और जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व, ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिलती है कहां से, तो देखने के लिए मिलती है कि फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहां के, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। और ये इसलिए सही होगा क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि फ्रांस के संविधान से ये मिला। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग देख लेते हैं, और कि किस देश से कौन सा संविधान लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र की व्यवस्था, यानी भारत एक गणराज्य होगा। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, आपको देखने के लिए मिला नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, राष्ट्रपति का पद तो आपका ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से देखने के लिए मिलेगा, लेकिन
राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से देखने के लिए मिलेगा। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, मतलब राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है, राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, ये सब भी आपको देखने के लिए कहां से मिलेगा, आयरलैंड के संविधान से देखने के लिए मिलता है। और कनाडा का जो संविधान है, देखिएगा ये यही जो इंपॉर्टेंट है, 5 देश है, फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा, ब्रिटिश अमेरिका, ठीक है, ये 4 से 5 देश हैं। और एक आपको दक्षिण अफ्रीका देखने के लिए मिलता है, जो इसमें नहीं है। संविधान संशोधन जो है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये सब 5 से 6 से 7 कंट्री ऐसी है जहां के देश से हमारे भारत में जो है अनुच्छेद अडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, देखिएगा, संघीय व्यवस्था, मतलब भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक, एक राज्य होगा, एक सेंट्रल लेवल पर सरकार होगी, दोनों मर्ज होंगी 7वीं अनुसूची के माध्यम से, ठीक है। समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची के रूप में जाना जाता है। तो जो कनाडा है वहां से संघीय व्यवस्था, राज्यपालों की नियुक्ति, देखिए हमारे यहाँ जो राज्य हैं अभी फिलहाल आपको देखने के लिए 28 राज्य मिलेंगे। तो जो राज्य है, राज्य में तो मुख्यमंत्री होता ही है, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री राज्य का ना होता है, सेंट्रल लेवल से उसको कौन सटीक देखेगा, क्या राष्ट्रपति आके देखेगा? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको, राज्यपाल को, राज्यपाल को। तो यह विधान यानी यह विधि कहां के संविधान से अडॉप्ट किया गया, लिया गया, तो आपको देखने के लिए मिलता है कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। और देखिएगा, अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, मतलब और जो भी शक्तियां बच जाती हैं, रह जाती हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां जो वह आपके सेंट्रल लेवल के पास होंगी, तो वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो ये चीज देखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से आपको देखने के लिए मिलता है, देखिए, संसदीय प्रणाली, क्या दोस्तों, संसदीय प्रणाली। देखिए एक होता है संघीय प्रणाली, संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से, लेकिन ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली, यानी लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आपको कहां से देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई। विधि का शासन, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब अगर हमारे यहाँ देखिए एक स्टेट हो गया, एक सेंट्रल लेवल पर सरकार हो गई, तो ऐसा नहीं कि स्टेट में नागरिकता अलग होगी, सेंट्रल लेवल पे नागरिकता अलग होगी, नहीं, दोनों जगह पे एक ही नागरिकता होगी, एकल नागरिकता होगी। और ये एकल नागरिकता जो है वह किस संविधान से लिया गया है, तो ये चीज याद रखिएगा कि आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता, ठीक है। तो एकल नागरिकता हो गया। और मंत्रिमंडलीय शासन, मतलब कि मंत्रिमंडल होगा, वह शासन किस प्रकार से करेगा, किस मंत्री को कौन सा आपको दिया जाएगा, जो भी है कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को दिया जाएगा, और जो मंत्रिमंडल है उसका शासन किस प्रकार से होगा, तो वो भी आपके ब्रिटेन के संविधान से यानी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आखिरी में बचता है आपका अमेरिका के संविधान से। तो देखिएगा जो मौलिक अधिकार है आपके संविधान के भाग नंबर 3 में देखने के लिए मिलता है, अनुच्छेद 12 से 35 में देखने के लिए मिलता है। और एक चीज मिलेगा कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यह देखा गया कि 44वां संविधान संशोधन जब हुआ उस समय आपको हटा दिया गया, क्या चीज, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और वो मौलिक अधिकार के कानून से हटा करके अब कर दिया क्या है, कानूनी अधिकार के तौर पर। और अनुच्छेद नंबर 300A अगर आपको पूछे किससे संबंधित है, तो आप बताने का काम करिए कि वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार हुआ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका पर जो राजनीति है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, अपना कोई भी निर्णय लेने के लिए उस पर किसी का दबाव नहीं होगा। और न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है अगर एक बार आपको सजा हो गई तो पुनः अगर आप चाहते हैं कि हो सकता है कि आपकी सजा जो है किसी कारणवश हो सकता है कि जज साहब गलत तरीके से दे दिए हो, आप फिर रिपिटीशन डालना चाहते हैं, पुनः क्या करवाना चाहते हैं, पुनरावलोकन करवाना चाहते हैं, तो ये भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इतनी चीज आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हम जो आपको इतना एक्सप्लेन करवाते हैं इसके पीछे एक ही कारण है, आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने का आपका प्रयास ना हो। पढ़िए, बस केवल याद करने का प्रयास मत करिए, आप उस चीज को पढ़िए, रिवाइज करिए, लेकिन जो है आप उस चीज को हमेशा अपने दिमाग में या सरसरी निगाह में बैठाए रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको पढ़िएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के भाग में है, किसमें, संघ सूची। देखिए एक होता है आपका राज्य सूची होगा, यानी इस विषय पर जो है कि राज्य कानून बनाएगा। एक होता है संघ
सूची, ठीक, और एक होता है आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब इस पे राज्य कानून बनाएगा, इस पे संघ कानून बनाएगा, और इस पे जो समवर्ती सूची पर राज्य और संघ दोनों मिलकर के इस पे कानून बनाने का काम करेंगे समवर्ती सूची के माध्यम से, ठीक है। और ये जो सूची है यानी समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, ये आपको देखने के लिए मिलती है अनुच्छेद नहीं, अनुसूची नंबर जो है किसमें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अनुसूची नंबर 7 में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? क्या बैंकिंग, कृषि, पुलिस या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य? देखिए, आपका जो बैंकिंग सेवा होता है इसको छोड़े, सबसे पहले हम लोग कृषि को देखें तो कृषि जो हरित क्रांति से संबंधित होता है, और हरित क्रांति के जो जनक कहलाते हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। और जो कृषि है यह आपका, इस पे राज्य सूची भी कानून बना सकती है, केंद्र भी बना सकती है, इसलिए समवर्ती सूची का विषय आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा। पुलिस जो है वह राज्य सूची का भी है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ये भी राज्य सूची का है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो संघ सूची है वह बैंकिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला इसका हम लोग देख लीजिए, दिया गया है पूरे विस्तार में, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ करके जो है आपका संघ सूची जो है इसमें देखिए संघ सूची है, सूची 2, एक राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। अच्छा, संघ सूची के विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जो मैं बता चुका हूं, और समवर्ती सूची पर जो है दोनों लोग कानून बना सकते हैं, और उसके बाद जो आपका राज्य सूची बचता है, राज्य सूची पर केवल राज्य ही कानून बना सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको पढ़िएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज अपनाया था? यानी पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो इस सवाल का आंसर बताने का प्रयास करिए। क्या हरियाणा में, या फिर राजस्थान में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर आपको कर्नाटक में देखने के लिए मिलता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आप लोग बताइएगा। देखिए, ये जो पंचायती राज है सबसे पहले आपका देखने के लिए मिलता है कहां पे? राजस्थान में, राजस्थान राज्य में पंचायती राज, ठीक। और ये जो है राजस्थान, इसके बारे में बताएं तो इनकी जो राजधानी देखने के लिए मिलती है आपको जयपुर, और हमेशा मैं बताता हूं कि इसको एक नाम और से जानते हैं हम लोग, पिंक सिटी के नाम से, ठीक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी इज द करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज अपनाया गया था, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका एनालिसिस देख लेते हैं। इसके एनालिसिस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो 1992 में, कब दोस्तों? 1992 में, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, जो 1992 के 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 73 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा जो है पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया। तो पंचायती राज को कब शामिल किया गया? तो आपको देखने के लिए मिलता है 73 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद जो पंचायती राज में शामिल किया गया, तथा अनुच्छेद 243 क से 243 अड़ा तक के अंतर्गत इसके उपबंध किए गए हैं, और इनका गठन बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा किया गया। किसके समिति के द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी हमेशा पूछता है कि कौन सी समिति के द्वारा पंचायती राज की जो है स्थापना की गई, यानी पंचायती राज लागू किया गया। तो बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा, ठीक है, सिफारिश के आधार पर किया गया। और राजस्थान जो देश है, कौन? राजस्थान राज्य देश का प्रथम राज्य था जहां पर पंचायती राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। पंचायती राज की स्थापना कहां पर हुई? राजस्थान राज्य में, और ये पूरे भारत का सबसे पहला राज्य था जहां पे पंचायती राज्य चालू हुआ। और आपको बता दिया जाए, किसी के साथ जो है अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई। किसके गठन की बात की गई? ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई। अनुच्छेद नंबर 40 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, और जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है यह भाग 4 में आपको देखने के लिए मिलता है। किसमें? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए थोड़ा सा लाइट कट गई है, इसलिए आपको पूरा सही तरीके से क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिखेगा, बस मेरे फेस पे थोड़ा सा आपको ब्लर टाइप लगेगा, लेकिन उससे कोई बात नहीं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए क्या कह रहा है कि जो राज्यसभा का सदस्य है उनके होने के लिए, मतलब राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट होने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? क्या 18 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष, 36 वर्ष या फिर 24 वर्ष देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आप लोग बताइएगा। देखिए आपके पास एक होती है लोकसभा, क्या होती है लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। तो जो लोकसभा है इसमें न्यूनतम उम्र आपको सांसद का देखने के लिए मिलता है 25 वर्ष, और राज्यसभा में आपको देखने के लिए मिलेगा 30 वर्ष। इसलिए आपको पता हो जाना चाहिए कि राज्यसभा में जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्या 30। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उस कैंडिडेट को 30 वर्ष की उम्र कंप्लीट करनी चाहिए, ठीक है। और आपको राज्यसभा जो है अनुच्छेद नंबर 80 में देखने के लिए मिलता है, और जो लोकसभा है वह आपको देखने के लिए मिलता है किसमें, 81 में, ठीक है। तो देख लीजिए जो राज्यसभा की सदस्य ग्रहण करने के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र जो है वह कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ लोकसभा का जो सदस्य है उसको बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा तथा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, क्रमशः 6 वर्ष और 5 वर्ष होता है। 6 वर्ष किसका होता है, तो ये याद रखिएगा, ये होता है राज्यसभा का, और 5 वर्ष होता है किसका, लोकसभा का होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा अपने क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है, 6 वर्ष होगा राज्यसभा का और 5 वर्ष होता है लोकसभा का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आप लोग देख चुके हैं 30 वर्ष। किसकी, राज्यसभा में नॉमिनेट होने के लिए, उम्मीदवार होने के लिए आपको कम से कम 30 वर्ष उम्र आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिएगा, जो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार है यह किसमें दिया गया है। देखिए जो कल्याणकारी राज्य है यह बताया गया है किस में, तो आप लोगों को बता दें कि देखिए बता तो दिया हूं मैं कि भाग नंबर किसमें, 4 में कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। अब भाग 4 किस नाम से जाना जाता है ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या मूल अधिकार के नाम से जानते हैं, या राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या संविधान की उद्देशिका के नाम से जानते हैं, या फिर भाग नंबर 6 में या 8 में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आप लोग बताने का प्रयास करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन क्या सही होगा, तो देखिए जो भाग 4 है यह आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस, या नीति निर्देशक, ठीक। और ये जो नीति निर्देशक है इसी को कल्याणकारी राज्य के नाम से जाना जाता है, कल्याणकारी राज्य, क्या दोस्तों, कल्याणकारी राज्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और संविधान के उद्देश्य का मतलब इसको बोला जाता है प्रस्तावना, प्रस्तावना। ये जो प्रस्तावना है इसको पेश किसने किया था पहली बार, आपके जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, जवाहरलाल नेहरू, JLN, ठीक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्या, बी। क्यों, क्योंकि जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपके संविधान के भाग नंबर 4 में दर्शाया गया है, और ये अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच में है। कितने, 36 से 51 के बीच में है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, और इसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कल्याणकारी राज्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित है, मैंने बता चुका है। और संविधान के भाग नंबर 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को वर्णन किया गया है, यानी उसके बारे में दोस्तों बताया गया है। और हालांकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है, लेकिन जनता के मत पर टिकी सरकार यानी राज्य व्यवस्था को आकर देने में इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और एक चीज याद रखिएगा कि जो अंबेडकर के शब्द में अगर बताया गया कि नीति निर्देशक जो तत्व है भारत के संविधान की अनोखी विशेषता है, यह चीज आपको याद रखनी है, क्या है, अनोखी विशेषता है। और जिसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य जो है अंतर्निहित है, बताया गया है कि कल्याणकारी राज्य किसमें है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। और इसके अतिरिक्त अगर चीजें बताएं आपको, तो कल्याणकारी राज्य के बारे में, कल्याणकारी राज्य के बारे में किसमें बताया गया है, तो आपके भाग नंबर 4 में दर्शाया गया। किसमें दोस्तों, भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जो 36 से 51 के बीच में आपके लिए दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिएगा कि मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है। देखिए
पिछले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में हमने आपको बताया है, करंट अफेयर्स का करवाया था, उसमें बताया गया है कि जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वह करंट अफेयर्स का सूची बन जाता है कि 2024 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया के स्थान क्या है, इसकी, इंडिया की। ये आपका अब कर्तव्य बनता है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब इस समय जीके जीएस में ये सवाल आया है कि मानव विकास सूचकांक जो है वह कौन जारी करता है, कौन सी संस्था जारी करती है? क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या फिर विश्व व्यापार संगठन, या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो WHO बोला जाता है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, या फिर विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर संयुक्त राष्ट्र यानी UNDP। क्या दोस्तों? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? देखिए, जो मानव विकास सूचकांक है, इसकी जो रिपोर्ट है, एक है आपका यूएनओ की संस्था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके माध्यम से जारी किया जाता है हर साल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या सही होगा? ए इज द करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। ये तो 2018 का करंट अफेयर्स, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं रखनी है, लेकिन इतना जान जाओ कि मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना उस क्वेश्चन का आंसर करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, किसके यानी डॉट डॉट अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है? तो ये बताइए किसके अनुपात में? सांविधिक तरलता के अनुपात में, आरक्षित नगद के अनुपात में, या फिर आरक्षित जमा के अनुपात में, या फिर करेंसी जमा के अनुपात में? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसको बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, जो बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसका? बैंकों का बैंक। किस बैंक को बोला जाता है? तो वो आपको आरबीआई देखने के लिए मिलता है, आरबीआई को बोला जाता है। और जो आरबीआई है, इसकी स्थापना आपको देखने के लिए मिलता है कब? 1 अप्रैल 1935 को। और 1 जनवरी सन 1949 को इसका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो आरबीआई से इतने सवाल आप देख लीजिएगा। और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए, मुख्यालय कहां देखने के लिए मिलता है, तो आप बताने का प्रयास करिएगा कि मुंबई में आपको देखने के लिए मिलता है। किसका? आरबीआई का हेडक्वार्टर। तो अब जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो आरक्षित नगद है, यानी क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। आरक्षित नगद के अनुपात के अनुसार ही बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। ठीक है, और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत में जितने भी संचालित बैंक है, चाहे वो राष्ट्रीय हो, फिर प्राइवेटीकरण वाले हो, या प्राइवेट वाले हो, निजी बैंक हो, उन सबके देख रेख का कार्य जो है, गाइडेंस यानी गाइड लागू करवाने का काम करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है। देख लीजिए, आरबीआई बारे में वही चीज दिया गया है कि जो आरक्षित नगद है, यह मौद्रिक नीति का एक अस्त्र है। क्या है? मौद्रिक नीति का अस्त्र है। ठीक है, और नगद आरक्षित अनुपात वह फंड होता है, ये चीज देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताया जा रहा है क्या कि आरक्षित अनुपात वह फंड होता है जो बैंकों को रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है जब आरबीआई मुद्रा का प्रवाह यानी कम करना चाहती है, तो इसका स्तर बढ़ा देती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना चीज जान जाइए कि जो आरबीआई होता है वह बैंकों का बैंक कहा जाता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और पूछा जाए कि ये बैंक कब राष्ट्रीयकरण इसका हुआ, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपको देखने के लिए मिलता है कब? 1 जनवरी सन 1949 को। ठीक है, और आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए कहां मिलेगा? मुंबई में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम किस बड़े पैमाने पर होता है, या डॉट 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 में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या होगा कि घूर्णन करने वाली वस्तु पर
लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम क्या होता है? क्या वह द्रव्यमान होता है, बल आघूर्ण होता है, घूर्णन की धुरी होती है, या फिर द्रव्यमान का केंद्र होता है? देखिए, गति दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन। जो घूर्णन गति होती है वो अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे की जाती है। अपने अक्ष पे मतलब अक्ष यहीं पर है, जो है वह मूव कर रही है, ये हो गया घूर्णन। और एक होता है ऐसे घूम करके, वो होती है परिक्रमण गति। ठीक, तो ये घूर्णन करने वाली वस्तु के बारे में पूछ रहा है, तो वहां पर हमेशा आपका बल आघूर्ण काम करता है। क्या करता है? बल आघूर्ण काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो बल है इसके बारे में बताया जा रहा है कि बल द्वारा एक पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने, यानी उसके अक्ष पर ही घुमाने की प्रवृत्ति बल का बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक, अक्ष के परितः, ठीक, आघूर्ण कहलाता है बल आघूर्ण। और किसी अक्ष से परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से, याद रखिएगा, बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है। ठीक, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। इसमें से जो आपको सही तरीके का पॉइंट जो है आपको नोट करने वाला है बल आघूर्ण के बारे में। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वह आपको क्या देखने के लिए मिलता है? तो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अगर कभी भी सवाल पूछे कि न्यूटन मीटर जो है किसका मात्रक है, तो आप लोग बताने का काम करिएगा कि यह बल आघूर्ण का मात्रक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? यानी किसके माध्यम से वायु दाब मापा जाता है? क्या एनीमोमीटर से मापा जाता है, या फिर आपको देखने के लिए मिलता है बैरोमीटर से, या फिर हाइग्रोमीटर से, या थर्मामीटर से मापा जाता है? तो देखिए, थर्मामीटर से बात किया जाए तो टेम्परेचर यानी तापमान मापा जाता है। क्या दोस्तों? तापमान। हाइग्रोमीटर जो होता है, एनीमोमीटर की बात किया जाए तो ये किस चीज से, इससे क्या नापा जाता है, क्या मापा जाता है, इसके बारे में आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। तब तक हम बताते हैं, जो बैरोमीटर है, इससे जैसे वायुमंडल है, इस वायुमंडल में वायु यानी एयर जो है, एयर, इसका प्रेशर कितना है। यहाँ पर कोई अगर व्यक्ति खड़ा है तो इस हवा का प्रेशर इस व्यक्ति पर कितना लग रहा है, या फिर कोई सब्जेक्ट है उस पर कितना लग रहा है, तो ये चीज जो है आपको किससे पता चलती है? बैरोमीटर से पता चलती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है, और वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और यह पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कारक किसने किया था? तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये कौन थे? तो इवांग, क्या नाम है इसका? इवांगेलिस्टा टोरसेली। क्या नाम है? टोरसेली ने 1643 ईस्वी में किया था। कब? 1643 ईस्वी में किस चीज का आविष्कार किया था? बैरोमीटर का। बैरोमीटर का। और बैरोमीटर किस लिए है? वायुमंडल में वायु दाब का यानी वायु के प्रेशर को मापने के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? अग्निशामक का मतलब अग्नि। अग्नि क्या चीज होती है? जो आपको लोकल लैंग्वेज में आग देखने के लिए मिलती है। आग यानी अलाव जिसको बोला जाता है। इसके बारे में पूछ रहा है कि सबसे प्रभावी अग्निशामक यंत्र क्या होता है? क्या आर्गन होता है, हैलेंस होता है, या फिर हैलोजन होता है, या फिर हीलियम होता है? तो आपको बता दें कि जो क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे प्रभावी जो अग्निशामक यंत्र होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है हैलेंस। क्या? हैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इज द बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए हेलेंस के बारे में क्या बताया जा रहा है। हेलेंस एक प्रभावी अग्निशामक है। क्या? प्रभावी अग्निशामक है। ठीक है, और राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ ने हेलेंस को एक क्लीन एजेंट की संज्ञा दी है। किसकी? क्लीन एजेंट की संज्ञा दी है। किसने दिया है? तो ये चीज आप देखिएगा, अग्नि सुरक्षा संघ ने। और हेलेंस एक तरल युक्त गैस है। कैसी है? तरल युक्त गैस है। कैसी? तरल यानी लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में है। क्या है? गैस है जो आग को फैलने से रोकता है। क्या है? आग को फैलने से, मतलब यहां पर अगर मान लीजिए आग लग गई और अगर यह गैस वहां पर हेलेंस गैस छोड़ दी जाएगी,
तो जो है आग कम से कम फैलने का काम करेगी। ठीक है, तो सबसे प्रभावी जो अग्निशामक यंत्र है वह आपको देखने के लिए क्या मिलता है? हेलेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है? बहुत ही प्यारा सवाल है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करने का प्रयास करिए। तब तक हम 2 मिनट तक आपको टाइम देते हैं। ठीक है, करिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो है यह है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? देखिए, विटामिन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा और बिल्कुल बनेगा। और विटामिन मुख्य रूप से जो है विटामिन आपको देखने के मिलता है विटामिन बी, क्या क्या, विटामिन ए, बी, ठीक, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। अब बताइए, इन विटामिन में ब्यूटी विटामिन के नाम से कौन जाना जाता है? डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि अगर आपको थोड़ा सुंदर दिखना है, आपका चेहरा ठीक ठाक दिखे, ग्लो आए, तो आपको हमेशा बताया जाता है कि विटामिन ई का सेवन करिए। किसका? विटामिन ई का। इसी विटामिन ई को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, ब्यूटी विटामिन। देखिए, विटामिन सी को स्कार क्या कहा जाता है? इससे स्कर्वी रोग होता है, सी से। बी से देखने के लिए मिलता है बेरी बेरी रोग होता है, इसमें बेरी बेरी। और विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम जो है वो थायमिन के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। खून का थक्का जमाता है विटामिन के। और डी जो है विटामिन डी से आपका हड्डी से संबंधित होता है, यानी हड्डियों में अगर जब विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियां कमजोर होती हैं, और विटामिन डी की अधिकता होती है तो आपकी हड्डी जो है वह स्ट्रांग होती है, यानी मजबूत होती है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन जो जल में घुल जाता है? क्या विटामिन ए, सी, के या डी? तो देखिए, जो विटामिन सी है ये आपको देखने के लिए मिलता है कि जल में घुलनशील विटामिन है। कौन? विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है। देखिए, मानव स्वास्थ्य के लिए विटामिन सूक्ष्म मात्रा में, कौन सी मात्रा में? सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होती है। ये विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन जो है वह बी और सी है। जल में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील है? बी और सी। तो आप इस तरह से एक कॉलम बनाइएगा, अपने कॉपी में नोट करिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी है और सी है। और देखिए, जो और भी विटामिन बचती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, वह वसा में घुलनशील होती है। कौन कौन सी? ए, डी, ई, के। ठीक है, ये किस चीज में घुलती हैं? तो ये हमेशा याद रखिएगा, यह वसा में घुलनशील होती हैं। तो जल में घुलनशील बी सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, और देखिए, जो विटामिन सी है इसका नाम आपको देखने के लिए मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CHO। ठीक है, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग देखने के लिए मिलता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और देखिएगा, विटामिन सी का जो स्रोत होता है वह खट्टेदार फल होते हैं, रसदार फल, नींबू, आंवला, टमाटर और फलेदार सब्जियां होती हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग विटामिन से देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? देखिए, जो 17 नंबर का क्वेश्चन है ये बता रहा है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, उससे संबंधित कौन सा रोग होता है उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक, और जो आपको देखने के लिए मिलता है उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण, सॉरी दर्पण तो नहीं होगा यहाँ पे, उत्तल लेंस होगा। क्या? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, ये सब कहाँ लगाया जाता है? एक होता है समतल लेंस। देखिए, जो उत्तल लेंस होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, जब इस पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये जो है कहां पर?
पोल की तरफ है यहाँ पे, यानी कि प्रकाश को ये क्या करता है, नजदीक करता है। और जो अवतल लेंस होता है यह आपको देखने के लिए मिलता है इस तरह से, यह प्रकाश को फैलाने का काम करता है। ठीक, तो समतल दर्पण जो है वह सेम उसी प्रकार से उतने ही वेव में दिखाने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि मायोपिया आंखों का दोष है जिसे किसके रूप में जाना जाता है, क्या दूरदृष्टि के रूप में जानते हैं, या निकट दृष्टि दोष में जानते हैं, या फिर एस्टिग्मटाइज में जाना जाता है, या फिर रतौंधी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए विटामिन बी की कमी से आपको बेरी बेरी देखने के लिए मिलता है, और जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए, इसकी कमी से आपको रतौंधी देखने के लिए मिलता है। रतौंधी मतलब रात में आपको धुंधला दिखाई देता है, पूरा स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देता है प्रकाश यानी लाइट जलाने के बाद भी। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या चीज होता है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्या निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जो दोष होता है वहीं पर दिखता है। निकट दृष्टि दोष है तो आपका निकट जो है वस्तु अगर रखी है तो वह दिखाई देगी, क्या होगी, दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। क्या समझ में आया कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु हमेशा निकट दिखेगी, और अधिकतम निकट दृष्टि दोष जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। यानी स्पष्ट रूप से कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पास में दिख सकती है, लेकिन उससे करीब करने पर अब वो वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो ये पूछा जा रहा है कि जो निकट दृष्टि दोष है इसमें ये होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। तो हमेशा पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि दूर दिखाने के लिए आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग होता है किसमें, निकट दृष्टि दोष में। अच्छा एक चीज और देखिएगा, जो दूर दृष्टि दोष है, क्या, दूर दृष्टि दोष, जो दूर दृष्टि दोष होता है इसमें जो है निकट की वस्तु, निकट की वस्तु दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखेगी, निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। ठीक है, अच्छा दूर की वस्तु दिखेगी, यानी दूर दृष्टि दोष में जो दोष रहेगा वो चीजें आपको दिखेंगी। दूर दृष्टि दोष दूर दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा। अब पूछे कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि निकट देखने के लिए हमेशा आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का, उत्तल लेंस का। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और जो मायोपिया है, क्या दोस्तों, मायोपिया वह निकट दृष्टि दोष से ही संबंधित है। मायोपिया कभी भी आपके एग्जाम में अगर पूछे कि मायोपिया किस दोष से संबंधित है, दूर दृष्टि से कि निकट दृष्टि दोष से, तो आप हमेशा बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। इस प्रकार से आपको पता लग गया कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, सब दिया हुआ है। रेटिना के बारे में अपवर्तन किस प्रकार से होता है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, आंखों को दोष है जो जिसमें निकट की चीजें तो साफ साफ दिखेंगी लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं। अपना अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसको, बहुत अच्छा सवाल है, रेशम के बारे में संबंधित है। किसके बारे में, रेशम के बारे में। देखिए रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं, मतलब रेशम रेशम का जो कीड़ा हो इसकी खेती कहां पर की जाती है, खेती किस पर की जाती है, किस चीज पर की जाती है, क्या तुलसी के पत्ते पर, करी के पत्ते पर, गुलाब के पत्ते पर, या फिर मलबरी यानी शहतूत के पत्ते पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बताइए। देखिए जो मलबरी है उसको शहतूत के नाम से भी जाना जाता है, और इसी शहतूत के पत्ते पर आपका रेशम के कीड़ों की खेती की जाती है। किसकी, रेशम की खेती। और रेशम जो होता है इसका उपयोग क्या होता है, तो रेशम जो इसका उपयोग किया जाता है आपका कपड़ा बनाने में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा, जो आपका है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। मलबरी यानी शहतूत के पत्ते पर रेशम के कीड़े का क्या किया जाता है, खेती की जाती है, उसको पाला जाता है।
देखिए, रेशम का कीड़ा जो होता है बाम्बिक्स वंश से संबंधित है। किससे? बाम्बिक वंश। जैसे जानते हैं आपको जीव विज्ञान में वंश पढ़ाया जाता है कि कितने प्रकार के वंश होते हैं, उसमें एक होता है बाम्बिक्स वंश। इसमें ही कीड़े जो है उस वंश से आते हैं। ठीक, और यह एक प्रकार का सामाजिक कीट है। यह मलबरी यानी आपको शहतूत जो है उसके पत्तों पर रहता है, उसी पर देखा जाता है, और उन्हीं पत्तों को खा करके ये पोषण प्राप्त करता है, यानी अपना खाना यानी अपना भोजन बनाने का काम करता है। कहां पे? शहतूत के पत्ते पर। किसके? शहतूत के पत्ते पर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर आपको अगला क्या है? 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर होता है? क्या पूछ रहा है? कितना गीगाबाइट यानी कितना जीबी एक पेटाबाइट के बराबर होता है? एक पेटाबाइट के बराबर होता है, यानी पीबी के बराबर। तो देखिए, क्या 256, 512, 1024 गुणे या 1024? तो देखिए, जो 1024 गुणे 1024 है, यह आपको एक पीबी के बारे में बराबर देखने के लिए मिलता है, एक पेटाबाइट के बराबर। ठीक है, देखिए वही चीज बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? यानी मुहाना का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? मुहाना देखिए, एक होता है कोई चीज होती है, एक उसका फ्रंट होता है जो सामने का मुहाना कहलाता है, एक होता है जो लास्ट में, वह डेल्टा या एस्चुरी के रूप में देखा जाता है। तो वही पूछ रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा मुहाना का मैंग्रोव वन कौन सा है? क्या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर आपको देखने के लिए मिलता है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बताने का प्रयास करिए। देखिए, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का जो मैंग्रोव वन है वह सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। कौन सा? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और सुनिए, इसमें पाया जाता है, और सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल राज्य में है, और दक्षिणी भाग में गंगा नदी के किनारे स्थित है। 4 मई 1984 को, कब दोस्तों? 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मैंग्रोव के वृक्षों और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित एरिया है। जो मैंग्रोव वन है, यहाँ पे क्या क्या चीजें? रॉयल रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वन के रूप में यह जाना जाता है। कौन? आपका जो है मैंग्रोव वन, यानी सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है ये? आपके पश्चिम बंगाल के देखने को मिलता है। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन, और आशा करते हैं कि आप लोग इस सेशन को बहुत एंजॉय किए होंगे। देखते रहिए एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। किसको? एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।